इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 2 वन एवं वन्य जीवन संसाधन भाग 4, जिसमें हम जानेंगे वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, मतलब जंगल और जंगली जीव के संसाधन का प्रकार और उसका कैसे बंटवारा हुआ उसके बारे में। चलिए शुरुआत कर देते हैं। यदि हम जंगल और जंगल जीवन संसाधनों को, यहाँ पर लिखा गया है, यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें, जंगल और जंगल में रहने वाले जीवन को संरक्षित करना चाहें, तो उनका काम, उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। मतलब उसका काम, उसको नियंत्रण में रखना, उसका सर्वेक्षण करना, उसके बारे में गिनना, उसको सही तरीके से लिखना, ये कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा वन विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में इनको बांट दिया गया है। आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। मतलब इसमें पशु को मारना, वहां से काटना वटना सब मना है। जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, जंगल और जंगल के जीवों की बात है, तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। मतलब जो आरक्षित जंगल है उसको बहुत ज्यादा मूल्यवान, महत्वपूर्ण माना गया है। इसके वजह से वहां पर कोई काटा फाटी कुछ नहीं होता है। ये देखो, घड़ियाल ऑन द ड्रिंक, घड़ियाल क्या कर रहे हैं, पानी पीने वाले जगह पे हैं, तो वहां पर जो भी जानवर आएंगे उसको ये खा जाएंगे। जैसे बत्तख उत्तख है, इसको ये लोग खा जाएंगे। एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक शेर पानी में धीरे धीरे पीछा कर रहा था बत्तख का खाने के लिए, ठीक है। तो बत्तख को तो मालूम चल गया कि खाने कौन आ रहा है, वो डुबुकिया मार गया, घुस गया पानी में, वो पता नहीं किधर निकला। अब शेर एकदम हालत खराब, गया किधर नहीं मिला, तो फिर बाहर निकल गया। तो यह लिखा है, द घड़ियाल पॉपुलेशन हैज बीन एट लोएस्ट सिंस द 1970s। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन वी डू। इसका मतलब हो जाता है, क्या जी मतलब हो जाता है, मतलब कि छोड़ो गोली यार, मतलब तो कुछ भी हो जाए अलग बात है। यहां पर सीधा बात है कि जब घड़ियाल का पॉपुलेशन कम होने लगा तो उसको बचाने के लिए भी बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग कार्य किए हैं, उसको संरक्षित करने के लिए हम बहुत ज्यादा काम किए। आगे भी कानून बनाना पड़ा जिससे घड़ियालों को बचाया जा सकता है। नहीं तो घड़ियालों का, यहाँ पर लिखा है ना, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड कैन डू वी डू, मतलब इसका अलग, जिस तरह जल्दी जल्दी इनका शिकार किया जा रहा था, इसलिए इसकी संख्या बहुत कम हो जाती है। तुम घड़ियाल को इसके मुंह में भाला मारोगे तब मरेगा, नहीं तो इसके पेट से भाला मारना पड़ेगा तब मरेगा, नहीं तो घड़ियाल मरने वाला नहीं है। ऊपर से तुम बर्छा मारोगे तो उसके देह में नहीं घुसेगा, इतना ज्यादा मजबूत होता है। अब आता है रक्षित वन, जिसको रक्षा की जरूरत है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है, मतलब वहां पर कोई आ जा नहीं सकता है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अच्छा, सुरक्षा की जाती है मतलब जाता है, मतलब परमिशन लेकर लोग जाता है, मंजूरी लेकर ही कोई जा पाता है, नहीं तो नहीं जाएगा। अब आता है अवर्गित वन, मतलब अवर्गित जंगल। अन्य सभी प्रकार के जंगल और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उसको वर्गीकृत वन कहा जाता है। मतलब सरकार और वहां के स्थानीय समुदाय व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, उसको अवर्गीय जंगल कहा जाता है, अवर्गीय वन कहा जाता है। वन कहे जंगल कहे, आप दोनों का मतलब एक होता है, गलत मत समझ लेना, चाहे कुछ अलग मत समझ लेना। आंसर जो पूछता है वही लिखने का, दूसरा नहीं लिखना चाहिए। तो देखो, कोई हमारा करीबन 35 एकड़ जमीन है, 35 एकड़ चाहे 35 बीघा में मैं जंगल लगा कर रखा हूँ, पेड़ पौधा पूरा लगा कर रखा हूँ। तो पेड़ पौधा लगा कर रखे हैं तो सरकार का भी उस पर बनता है भैया हक।
तो सरकार का और मेरा दोनों का हक बनता है, इसलिए वह अवर्गीकृत जंगल हो जाता है। अब आता है रक्षित और अरक्षित और रक्षित वन। ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और इनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थानीय वनों में, मध्य प्रदेश में, एमपी में जो स्थानीय जंगल जो हुआ करते हैं उसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्रों का भी 75% है। प्रदेश का 75% जंगल केवल मध्य प्रदेश में स्थानीय इलाके में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। वहां पर सारे जंगलों को आरक्षित कर दिया गया है, भले उसको चिड़ियाघर का नाम दे दिया गया हो, राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया गया हो, लेकिन एक तरीके से उसको संरक्षित करके रखा गया है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कहाँ बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र वर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। मतलब वहां के स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय उसकी देख रेख करते हैं, चाहे वहां के स्थानीय सरकार ही हो गई, वही देख रेख करती है। समुदाय में वन संरक्षण, समुदाय में जंगलों का संरक्षण, जैसे में वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। जंगलों को बचाना ये हमारे देश में कोई नया बात नहीं है, हजारों साल से चलता है। हम आम तौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुल मानव प्रजाति के आवास भी हैं। मतलब जंगल हमारे मानव जाति का घर भी हो चुका है। घर मतलब बहुत सारे जगह हैं जहां पे लोग जंगलों में ही रहते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। सरकारी अफसर के साथ मिलकर अपने घर को बचाने, अपने जंगलों को बचाने के लिए स्थानीय लोग भी मदद कर देते हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। भविष्य में कभी जरूरत हो तो अगर जंगलों को बचा कर रखेंगे तभी आगे काम हो सकता है। और सिरसिका बाघ रिजर्व, सिरसिका बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण, जंगलों को बचाने के लिए अधिनियम के तहत, रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षित हैं। मतलब जो खनन जंगलों में हो रही थी उससे संघर्ष किया कि नहीं, ये जंगल बचेगा, यहाँ पर कोई कुछ नहीं करेगा, भागो यहाँ से। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। हमारे भी गांव में लोगों को जंगलों का महत्व नहीं पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब भी मैं मदद करने लायक हूं तो गांव में हर किसी को बीज बांटूंगा, बांस का बीज, कि सब बांस लगाओ, अपने खेत में बांस लगाओ। और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार करते हैं। सरकार उसमें हस्तक्षेप करना चाहती है, वह भी ये लोग स्वीकार कर लेते हैं। नहीं कर रहे हैं, वो हस्तक्षेप भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अपने से कर लेंगे तो सरकार की क्या जरूरत है। राजस्थान के अलवर जिले में, राजस्थान में जो अलवर जिला है, वहां के 5 गांवों के लोग बहुत हो जाते हैं। लोगों ने 120 हेक्टेयर, 120 नहीं, 1200 हेक्टेयर भूमि, 1200 मतलब 1200 हेक्टेयर भूमि कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। राम रहीम का डेरा था इतना में, तो उतना भूमि भैरव देव डाको सेंचुरी घोषित कर दिया है। मतलब उसको जंगल के रूप में घोषित कर दिया गया है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं। मतलब घेर घार कर उसका अपना नियम कानून घोषित कर दिया गया है। जो शिकार वर्जित करते हैं, शिकार वहां पर करते ही नहीं है, तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। जहां वहां के जो भी जंगल में रहने वाले जीव हैं, बाहरी घुसपैठ उसमें नहीं हो सकती है। पवित्र पेड़ों के झुरमट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति,
इसके पहले मैं इधर का खत्म कर देता हूँ। हिमालय में प्रसिद्ध चिपकू आंदोलन शुरू हुआ था। जब कोई पेड़ काटता था ना तो उससे जाकर लिपट जाता था लोग। तो चिपकू आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने, जंगलों के कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा। केवल जंगल की कटाई ही नहीं रुका, अपितु यह भी दिखाया कि राजस्थान नहीं, स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। मतलब ऐसा करके हम पौधे और पेड़ों के जातियों को बचा सकते हैं और उसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। पारंपरिक संरक्षण का मतलब होता है सही तरीके से हर चीज को बचाना। तो पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। मतलब अब सही तरीके से कानून लागू हो गया है। टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, टिहरी के जो किसान थे वह बीज बचाओ आंदोलन शुरुआत किए, जो नवदान्य ने दिखा दिया था कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, जब रासायनिक उर्वरक मतलब खाद का इस्तेमाल करके हम खेती बाड़ी करते हैं तो उसके प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। आज हम लोग जो भी धान चावल खाते बोते हैं सब हाइब्रिड है। हम लोग जो पहले का जो था बीज बचाओ आंदोलन, क्यों, जो हमारा पारंपरिक बीज था उसको बचाने का था। पहले मोटा मोटा चावल होता था, आज पतला पतला चावल होता है। काहे होता है भैया? क्योंकि लोगों का नटी का छेद पातर हो गया है, इसलिए लोग पातर पातर खाएगा। पहले का लोगों का नटी का छेद बड़का बड़का होता था, इसलिए बड़का बड़का खाया करता था। आज भी हम लोग बड़ा चावल खाते हैं अपने गांव में। गांव में क्या, गांव से चावल जो आता है मजा आता है, सोना मंसूरी उसको बोलते हैं। भारत में संयुक्त वन प्रांत कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। एक जो ये बनता है ना कार्यक्रम, भारत में संयुक्त वन प्रांत, जितने भी जंगल प्रांत थे जब उनके बारे में लिखा गया तो बताया गया है कि ये लोग जो स्थानीय लोग होते हैं वो भी जंगल को बचाने में और जंगल को फिर से बचाने और बसाने में बहुत ज्यादा ये लोग भूमिका निभाए थे और इसी को उजागर करते हैं। कौन? संयुक्त वन प्रांत के लोग। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुआ। कब हुआ? 1988 में, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रांतों का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रांत क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर, मतलब हर गांव पर संस्थाएं बनाई गई है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त वनों में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादकों के हकदारी होते हैं तथा फसल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होती है। जितने भी सफल संरक्षित इमारती लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी में कौन सा काम आता है जो आम तौर पे हम देखने को मिल जाता है हमें। देखो यहाँ पर सीधा यह भी बताया जा रहा है कि इसके बदलाव में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ, और यहाँ पर दिया जा रहा है कि हकदारी। तो ऐसे लकड़ी जो हमें इस्तेमाल में आ सके। बंबू का नाम सुना ना, बंबू, बांस। तो बांस का इस्तेमाल काय को किया जाता था? इमारत बनाने के लिए। सबसे ज्यादा बांस का इस्तेमाल हुआ है तो इमारत बनाने में हुआ है। सब मानते हो? जरूर मानना है, क्योंकि हम सब देखे हैं भैया। आप लोग शहर के हो, गांव के हो, उतना नहीं देखे जितना हम लोग अपने जिंदगी में देखे हैं। आशा करते हैं कि जो हमने अपने जिंदगी में देखा आप लोगों को भी दिखा पाऊं। भले मैं वीडियो नहीं दिखा पाता, फोटो नहीं दिखा पाता, लेकिन बोलकर तो मैं बता सकता ना कि इतना ज्यादा बात थी। सिमहर का लकड़ी जो होता था उसका दो इस्तेमाल होता था। सिमहर का लकड़ी का इस्तेमाल होता था दरवाजा, पलंग, चौकी बनाने, बेंच बनाने में। और बताता हूं, सिमहर का लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था रुई बनाने में। बहुत ज्यादा रुई बना है सिमहर के लकड़ी से, सिमहर के फूल से, लाल लाल फूल होता था। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की
कार्यशीलताओं को, मतलब उनके कार्य से सीख मिलती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए विनाश को रोकने के लिए और उसको फिर से लगाने के लिए, जंगलों को फिर से लगाने के लिए। स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। स्थानीय इलाके के हर लोगों को वहां के प्राकृतिक संसाधन को बचाने में शामिल करो, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। स्थानीय इलाके को ज्यादा जोड़ने में अभी भी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जन सामान्य पर केंद्रित हो, मतलब वही विकास कार्य को आगे बढ़ाओ जो लोगों के बीच में पास हो जाए, नहीं तो मत करो। पर्यावरण हितैषी हो, पर्यावरण क्या हो, हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। प्रतिफलित मतलब क्या होता है, पर्यावरण के हितैषी सब लोग हो और उसके फल, उसको बढ़ोतरी के लिए हर लोग उसमें आगे बढ़ के आए, बढ़ चढ़ के आए कि भैया हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। अब देखो, पवित्र पेड़ों के झुरमट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्राकृतिक की पूजा, लोग पहले प्राकृतिक की पूजा मतलब अपने नेचर की पूजा करते थे। नेचर का मतलब क्या समझे, अपने पर्यावरण की पूजा करते थे। और ये पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्राकृतिक के हर रूप की रक्षा करना है, कि प्राकृतिक के हर रूप की हम रक्षा करेंगे। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल्य एवं कौम्य रूप देने में, मतलब अच्छा रूप देने में बचा कर रखा है, जिसके वजह से इतना अच्छा हमारा पृथ्वी दिखता है। जिन्हें पवित्र पेड़ों में झुरमुट देवी देवताओं के वन कहे जाते हैं। वनों के अन्य भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुस पाते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। केवल स्थानीय लोग जाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं जाते हैं और बाकी लोगों को तो छेड़छाड़ करने ही नहीं देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे में आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्रों में मुंडा और संस्थाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। किसकी? महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार में जनजातीय शादी के दौरान जब समुदाय की शादी कराई जाती थी, जनजातीय एक दूसरे का जब शादी होता था उस समय शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा की जाती थी। इमली और आम की पेड़ की पूजा इसलिए की जाती थी कि इसको बचा कर रखना है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। पीपल क्या? पीपल का पेड़ जो बड़ा बड़ा नहीं होता है उसको बट वृक्ष भी बोलते हैं। पीपल मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बट वृक्ष में लताएं होती है, दिखता एक जैसा है। पीपल में लताएं नहीं होती है, बट वृक्ष में बड़ा बड़ा लता होता है। तो इन दोनों को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्राकृतिक और इनकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। हम लोग पेड़ पौधा जीव जंतु सबका संरक्षण करते हैं। गाय को माता क्यों माना गया? नहीं मानते तो सब भक्षी लोग खा जाते ना गाय को, इसलिए मानना पड़ा भैया। नहीं मानते तो सब राक्षसवा सब गाय को खा जाता। गाय खा जाता तो दूध कहां से पीते हैं? उसके बाद से आ जाता है तुलसी का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, वट वृक्ष, कदम का पेड़, चुकुंदर और भी बहुत सारा पेड़ है जिसको हम लोग बचा कर रखना चाहते हैं और उसकी पूजा भी हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। और कोई उसमें गलती कर देवे भैया बहुत दिक्कत की बात आ जाती है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे और बहुत सारे मंदिर के पास जाओगे तो लंगूर और बंदर मिल जाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। मतलब उपासक जो होते हैं उनको खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्त के रूप में उसको गिना जाता है। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास, बिश्नोई गांव है, उसके आसपास काले हिरन, चिंकारा, नील गाय,
जिसको नीलगाय बोला जाता है आम भाषा में, तो नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं और आसानी से देखने को मिल जाएगा, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई उनको पहुंचाना भी नहीं चाहता है ना। क्रियाकलाप, आप अपने आसपास किसी ऐसे रीति रिवाजों के बारे में एक लेख लिखे जो पर्यावरण बचाव संरक्षण में मदद करता है और हमारे कमेंट बॉक्स में उसको पेस्ट करके सबमिट करें, हम पढ़ेंगे और इसका रिप्लाई देंगे। पेड़ के विशेष असीम में दयालु और उदारीन जीवधारी हैं। पेड़ एक बहुत बढ़िया दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए, मतलब ऐसे पोषता है आप सभी को, हम सभी को ऐसे पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता, हमसे कुछ मांगता भी नहीं कि भैया आपको फल दे रहे हैं तो हमको कुछ दो। दानशील पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, जीवन भर धूप सहता है, जमीन से नमी लेता है और आपको फल देता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है, जो उस पर कुल्हाड़ी चलाते हैं उसको भी छाया प्रदान करता है। गौतम बुद्ध, ये जो लाइन है ना, ये गौतम बुद्ध, एक बुक है गौतम बुद्ध का, उसमें 887 ईसा पूर्व, मतलब इस पेज नंबर पर लिखा गया 887 पर। अब यहाँ से अभ्यास चालू होगा। बहुविकल्प प्रश्न है, यहाँ पे एक मैं बताता हूँ। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति के ह्रास का सही कारण है? कृषि प्रसार नहीं, बृहद स्तरीय विकास परियोजना, पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण। घ नंबर इसका आंसर होगा। 2 नंबर में है निम्नलिखित प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। इसका मेल करना है। काला हिरण कहाँ संकटग्रस्त है, लुप्त है, दुर्लभ है, क्या है, इसको मेल करके मिलाना है। निम्नलिखित में मेल करें, कौन किसका है इसमें मेल करके बता देना है। 4 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आसानी से हो सकता है, आप इसको लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। आसानी से यह भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दूसरा अध्याय खत्म होता है। फिर तीसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे जल संसाधन। पानी कहाँ से आया, कहाँ निकला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे जल को बचाया जा सकता है, उसके बारे में। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे अगले अध्याय में। ठीक है। आपको जो चीज भी पूछना है, डाउट है, indrajitstudypoint@gmail.com पे पूछ सकते हैं। नहीं तो कमेंट कर लो, आपको मेल ट्रांसफर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।